प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावलियों से प्रश्न आप सभी के परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासकर आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम दोनों में। आईएएस एग्जाम में इतिहास से शब्दावलियों से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐतिहासिक शब्दावली आप लोगों को बता रहा हूँ। पिछले सेशन में एक सेशन इसका हो चुका है ऑलरेडी। पिछले सेशन में कई सारी शब्दावलियां आपको बताई गई थी। ये शब्दावलियों को लेकर दूसरा सेशन है आपका, जिसमें कुछ प्रमुख शब्दावलियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आयोग के द्वारा पूछी जा सकती हैं या अभी तक पूछी गई हैं। दोनों लेकर साथ में चल रहे हैं। संभावित शब्दावलियां भी बता रहा हूं। अभी तक देखो कितनी शब्दावलियां बता दी हैं, और आशा करता हूं कि ये सारी शब्दावलियां आपने जरूर से जरूर याद कर ली होंगी। एक पारमिता बताया था मैंने, पारमिता या परामिता, कुल्यवाप, द्रोणवाप और आढ़वाप, हमने तीनों पे डिस्कशन किया था। अंगुल वगैरह भी बताया था आपको, और ये प्रवरत वाप, ये भी हमने बताया था आपको। स्थविरवादी और थेरवादी, इस पे भी चर्चा हुई थी। अरहत पे भी चर्चा हुई थी। लोकोत्तरवादी पे भी चर्चा हुई थी। हुंडी पे भी चर्चा हुई थी। परिव्राजक, श्रमण, भिक्षु, उपासक, और ये जो है मिरादर, थलकारी जिसे हम कहते हैं, और ये बेनियान, औरंग, इन सब पे भी डिस्कशन हुई थी। आज के सेशन में अगली शब्दावली है आपकी। अब एक एक करके शब्दावलियां आप लोग लिखते चलिएगा सभी बच्चे, जो हो साथ साथ नोट्स बनाते जाना है, चीजों को लिखते जाना है। ऐतिहासिक शब्दावलियों में अगली शब्दावली है आपकी विष्टि। विष्टि अगली शब्दावली आपकी विष्टि, ठीक है। विष्टि शब्द जो है ये गुप्त काल से जुड़ी हुई शब्दावली है। गुप्त काल में इसका, गुप्त काल से पहले भी देखने को मिलता है, मौर्योत्तर काल में भी इसका उपयोग। ये आपका जो है एक प्रकार से टैक्स होता था आपका, जो एक कर था, और ये कर जो है बलात् श्रम के तौर पे लिया जाता था, ठीक है। विष्टि का तात्पर्य गुप्त काल में बेगार या बलाश्रम से था, और राज्य के आय के स्रोतों में से एक था। जनता से लिए जाने वाला एक कर भी था, तो ये बेगार और बलाश्रम के तौर पे भी था, बलाश्रम के तौर पे भी था, ठीक है। विष्टि आपका जो है गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। ये आपका बेगार और बलाश्रम के तौर पे भी है। ये पूरी तरीके से एक टैक्स है, एक कर है, जो कि सामान्य जनता से लिया जाता है, जो कि सामान्य जनता से लिया जाता था, ठीक है। तो गुप्त काल में लिया जाने वाला एक कर है, और कहते हैं जब ये विष्टि लागू किया गया गुप्त काल में, तो इससे किसानों के शोषण में वृद्धि हुई। किसानों भी अच्छी बात है, किसानों के शोषण में वृद्धि। ये सारे पॉइंट लिख लीजिएगा, कहीं भी क्वेश्चन तो राज्य के आय के स्रोतों के तौर पे एक टैक्स था आपका, ये जो है बेगार या बलाश्रम के तौर पे भी लिया जाता था। विष्टि के बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख वगैरह मैंने पहले भी आपको बताए हैं, क्लास में भी पढ़ाया है, ठीक है। सुदर्शन झील के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। रुद्रदामन शक छत्रप था आपका। तो जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है विष्टि को लेकर के। तो विष्टि आपका क्या है, एक टैक्स है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका शब्दावली है वो है आमिल। आमिल ऐतिहासिक, प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावलियां देख रहे हैं हम लोग। हाँ, सारे लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, आमिल शब्द जो है ये सल्तनत काल में प्रयोग किया जाता था, और एक अधिकारी होता था। ये क्या होता था, एक अधिकारी। कैसा अधिकारी होता था, सल्तनत कालीन अधिकारी होता था। मध्यकाल से जुड़ा हुआ है इसका, ठीक है। सल्तनत कालीन अधिकारी होता था, आमिल इसको बोलते हैं। और ये जो है आपका, इसका जो है ग्राम में भूमिकर वसूली करने वाले अधिकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ग्राम में भूमिकर, भूमिकर का उपयोग करने वाला अधिकारी, ठीक है। आमिल क्या होता था, एक अधिकारी होता था, सल्तनत कालीन अधिकारी होता था, ठीक है। और मुगल काल में ये राजस्व अधिकारी के तौर पे भी देखते थे हम लोग। राजस्व अधिकारी के रूप में ये आमिल जो होता था, खालसा भूमि से लगान एकत्रित करता था। ये आपका जो है खालसा जो भूमि होती थी,
खालसा भूमि मतलब राजा की जो भूमि होती थी, सरकारी जो भूमि आपकी होती थी, उससे ये राजस्व उगाही का काम भी करता था। आय व्यय का विवरण की वार्षिक रिपोर्ट ये केंद्र सरकार को भेजता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर होता था। और कई जगहों पर यह जानकारी मिलती है इसके बारे में कि जब कोतवाल अनुपस्थित होता था तो ये न्यायिक कार्य भी करता था। न्यायिक कार्य, जब कोतवाल की अनुपस्थिति होती थी, कोतवाल नहीं रहता था, तो कोतवाल का काम न्यायिक कार्य का हुआ करता था, तो न्यायिक कार्य भी ये करते थे। ठीक है। और आमिल के सहयोगी के तौर पे एक और अधिकारी होता था जो कि इसी से जुड़ा हुआ था। ये भी आपका मुगल काल में जो है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सल्तनत कालीन अधिकारी भी, आगे चल के मुगल काल में भी ये शब्द रहा आपका। इसके सहयोग के लिए एक शब्द और निकल के आता है, इससे ये आपका संभावित है पूछ सकता है, वितिकची। ये इसी का सहयोग करता था, इसी के अधीनस्थ एक अधिकारी होता था जिसका नाम था वितिकची। ठीक है। ये अधिकारी इसकी सहयोगी के तौर पे भी काम करता था, इसका एक असिस्टेंट के तौर पे भी काम करता था, वितिकची। तो सल्तनत काल के बाद मुगल काल में भी आपका ये अधिकारी देखने को हमें मिलता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आमिल एक अधिकारी है, सल्तनत कालीन अधिकारी है, गांव में भूमि कर का उपयोग खालसा भूमि और न्यायिक कार्य के तौर पे काम करता है। आगे चलते हैं। सभी लोगों को स्पष्ट है आमिल। आमिल के बाद अगला है आपका जागीरदार। ये तो आमतौर पे एक शब्द है, जागीरदार आप लोग को पता ही होगा, और इसको हम जमींदार भी कहते हैं। जमींदार या जागीरदार, ये दोनों टर्म्स आप लोगों ने सुने होंगे। तो जमींदार जो है ये आपका जो है एक अधिकारी होता था, और आप सभी को पता है कि मुगल काल में एक प्रणाली थी जिसका नाम था मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा चालू की गई थी। ठीक है। मनसबदारी प्रणाली अकबर के टाइम पे चालू की गई थी। तो जो मनसब हुआ करते थे, जिनको मनसब दिया जाता था, उनको जो वेतन होता था नगद भी मिलता था और जागीर के तौर पे भी मिलता था, उन्हें जागीरें दे दी जाती थी। जागीर आपका भूमि का टुकड़े के तौर के होता था। तो जिन मनसब को वेतन के रूप में जागीर दी जाती थी, कुछ को तो नगद वेतन दिया जाता था मनसबदारों को, और कुछ को जागीर के तौर पे भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। ठीक है। भूमि का आवंटन कर दिया जाता था, जिन्हें भूमि आवंटित कर दी जाती थी। ठीक है। कुछ को नगद वेतन दिया जाता था, कुछ को जो है भूमि का आवंटन कर दिया जाता था। तो जिनको भूमि का आवंटन कर दिया जाता था, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते थे? जागीरदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये? जागीरदार। क्या कहलाते थे? जागीरदार। क्या कहलाते थे? जागीरदार। ये आपको दिमाग में रखना, जागीरदार कहलाते थे। और ये वंशानुगत नहीं होते थे, ये वंशानुगत नहीं होते थे। वंशानुगत नहीं होते थे, बल्कि प्रशासनिक कार्यों के बदले भूमि के आवंटन का अधिकार प्राप्त करते थे। तो एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, जागीरदार क्या है? जो मनसबदारी प्रणाली का मुगल काल में प्रचलन हुआ, उनमें से सैलरी दो रूपों में दी जाती थी। पहला रूप सैलरी का क्या हुआ करता था? नगद। और दूसरा रूप क्या होता था? जागीर। तो जिनको जागीर की प्राप्ति होती थी वो आपके जागीरदार कहलाते थे। अब दूसरा टर्म्स यहां पे आता है जमींदार का, कि जमींदार क्या है। एक तो जागीरदार हो गया, दूसरा आपका है जमींदार। जमींदार जो है ये भी भूमि के स्वामी होते थे, ये भी आपके भूमि के स्वामी होते थे। जमींदार आपके भूमि के स्वामी होते थे। ये अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व का संग्रह करते थे और टैक्स देते थे राज्य को। ठीक है, राज्य को ये कर देते थे। अपना जो इनका भूमि का स्वामित्व होता था, जितना क्षेत्र इनको भूमि के लैंड के टुकड़े के तौर पे प्राप्त होता था, उसी को ये क्या करते थे? टैक्स के तौर पे देते थे, राज्य को कर देते थे और बदले में वित्तीय मुआवजा प्राप्त करते थे। ठीक है, इनके जो राजस्व अधिकार हैं वंशानुगत होते थे और ये जो है राजस्व की वसूली का काम करते थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जमींदार के बारे में आपको, ये टैक्स कलेक्ट करके देते थे राज्य को। टैक्स जो है राज्य को देते थे। किससे देते थे? भूमि जितने भूमि के मालिक होते थे। अब इन दोनों में एक अंतर है। जागीरदार में क्या है? इनको जो है इनके वेतन के बदले क्या दे दी गई हैं? जागीरें दे दी गई हैं और इससे जितना भी पैसा मिलता था उसका ये उपयोग करते थे। जमींदार क्या करता था? उसको भूमि का स्वामी तो बना दिया गया था, लेकिन
भूमि से जो पैसा आता था उसका एक बड़ा हिस्सा उसको राज्य को भेजना पड़ता था। ठीक है, तो दोनों को लेकर के अलग अलग चीजें हैं। एक टैक्स वसूली करने वाला पर्सन था जो कि जमींदार के तौर पे था, और जागीरदार वो व्यक्ति था जिसको लैंड का टुकड़ा उसकी सैलरी के तौर पे दिया गया था। ठीक है, तो जमींदार का मुख्य कार्य क्या था? राजस्व की वसूली करना। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया जमींदार और जागीरदार, दो टर्म्स आपके कंप्लीट हो गए। अगला टर्म से आपका स्थानकवासी। स्थानकवासी अगला टर्म्स आपका ये है। इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। स्थानकवासी, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है। इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे? जैन धर्म से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्थानकवासी जैसे कि आप लोगों ने देखा हीनयान, महायान, ये सब बौद्ध धर्म से है ना। स्थाविर, महासंघिक, लोकेत्तरवादी, थेरवाद, ये सब आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा है। वैसे ही जैन धर्म में आपकी दो ब्रांचेस हैं, एक है दिगंबर और दूसरा है आपका श्वेतांबर। ठीक है, तो इनमें से जो आपकी श्वेतांबर शाखा है, जो श्वेत वस्त्र धारण कर, दिगंबर तो नग्न रहते हैं, श्वेतांबर आपके श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इसी का एक उप संप्रदाय है आपका स्थानकवासी। स्थानकवासी तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, इसका श्वेतांबर का उप संप्रदाय है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1653 में की गई थी। 1653 में एक व्यापारी था, ठीक है, जिसका नाम था लवजी। लवजी नामक व्यापारी के द्वारा 1653 में स्थानकवासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते, जैन धर्म का जो है आपका ये संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा। ये एक आपको इंपॉर्टेंस रखिएगा इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, श्वेतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर स्थानकवासी संप्रदाय। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगला आपका है, अगला जो है आपका वो है शौत्रांत्रिक। देखो इतना आसान नहीं है, ये सारे शब्द जो है ना बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आते हैं। थोड़ा सा इसको मैं सही लिख देता हूं, ये होगा आपका शौत्रांत्रिक। शौत्रांत्रिक ये भी आपका एक संप्रदाय है। संप्रदाय ये आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा है। बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हैं आपके, इसकी दो ब्रांचेस थी, महायान और हीनयान। पिछले सेशन में इनके बारे में मैंने और डिटेल से आपको बताया था। हीनयान का ही एक उप संप्रदाय है जिसका नाम है शौत्रांत्रिक। ये हीनयान से जुड़ा हुआ उप संप्रदाय है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। एक और है आपका वैभाषिक, हीनयान से ही जुड़ा हुआ है वैभाषिक। तो वैभाषिक भी पूछता है, तो ये भी आपका बौद्ध धर्म का एक उप संप्रदाय है, इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी हीनयान के कुछ आपके उप संप्रदाय हैं, इनके सबके नाम मैं यहां पे लिखवा देता हूं। एक है आपका सर्वस्तिवादी, दूसरा है सम्मितीय और स्थविरवादी। ठीक है, सब लोग एक एक करके सारे लिख लीजिएगा ताकि आपके गड़बड़ ना हो। स्थविरवादी, इनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और लगातार पूछ रहा है, कई बार पूछा है। ठीक है, यूपीएससी में 100% क्वेश्चन आता है, इस तरीके के एक दो क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, गड़बड़ ना हो। ठीक है, इसके बाद है सम्मितीय। सम्मितीय, ठीक है, शौत्रांत्रिक, वैभाषिक, स्थविरवादी और आपका जो है, अच्छा इसमें गड़बड़ मत करिएगा, स्थानकवासी अलग है। स्थानकवासी आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और स्थविरवाद आपका जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और एक और है सम्मितीय। सम्मितीय, सम्मितीय स्थविरवाद, ठीक है, वैभाषिक,
सबको ये क्लियर है? हीनयान के ब्रांचेस हैं, हीनयान से जुड़ा हुआ है। देखो, मूर्ति पूजा का प्रचलन बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। कुछ ब्रांचेस करती हैं, बिल्कुल मूर्ति पूजा महायान ब्रांच करती है आपकी बौद्ध धर्म की, तो बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि यदि कहीं पे भी सेंटेंस आ जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन है, बिल्कुल है। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है दोनों को लेकर के। ठीक है, ये कथन सही है। अब यहाँ पे जो आपके सर्वास्तिवादी हैं, सौत्रांत्रिक हैं, यहां पर जो है हाँ, स्वतांत्रिक, वैभाषिक, स्थिविरवाद, समसी और हाँ, इसी में एक शब्द और है आपका सर्वास्तिवादी, ये भी है इसी से जुड़ा हुआ, सर्वास्तिवादी, ये भी इसी से जुड़ा। इसमें जो सर्व शब्द लिखा हुआ है सर्वास्तिवादी में, सर्व, सर्व का मतलब तीनों काल से जुड़ाव। तीनों काल, तीनों काल कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य। भविष्य काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों से सर्वास्तिवादी का जुड़ाव है आपका। सर्व का मतलब है तीनों काल से जुड़ाव। इसका मतलब यह है कि जो सदैव अस्तित्वमान रहे, जो भूतकाल में भी रहे, जो वर्तमान काल में रहे और जो आने वाले समय में भी रहे, जो क्षणिक नहीं है, जो खत्म नहीं होगा, वही सर्वास्तिवाद है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो महायान शाखा पे भी बात कर लेते हैं। महायान शाखा पे आमतौर पे दो आपके यहाँ पे वो निकल के आते हैं। एक आपका निकल के आता है शून्यवाद। शून्यवाद, इससे पहले महायान से पहले द्वितीय बौद्ध संगीत में महासंगीक थी आपकी, महासंगीक ही आगे चल के महायान शाखा में कन्वर्ट हो गए। शून्यवाद को ही दूसरा शब्द है माध्यमिका। माध्यमिका, तो यदि ये शब्दावलियां पूछी जाती हैं तो भी आप बता दोगे कहां से जुड़ाव है। और एक है विज्ञानवाद और योगाचार। विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, ये सब आगे चल के जुड़ी हैं आपकी और सब ये जुड़ाव रखती हैं। योगाचार, योगाचार, विज्ञानवाद, योगाचार, शून्यवाद, माध्यमिका, ये सारी आपकी जुड़ाव रखती हैं। हाँ, थेरवाद इसी से जुड़ा हुआ है। स्थविरवाद का ही जो है एक स्वरूप है थेरवाद। थेरवाद ये भी इससे जुड़ा हुआ है। अब ये शब्दावली यदि आपसे पूछ लेता है तो क्या इतनी शब्दावलियां आप कर लोगे आराम से? कोई दिक्कत तो नहीं है, इजिली आप लोग कर लेंगे इनको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इनसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है एरीपत्ती। उस साउथ में जो शब्द है ना, ये वो बहुत कठिन है, इनसे भी आयोग पूछा है क्वेश्चन और पूछेगा आने वाले समय में भी। एरीपत्ती क्या थी आपकी? एरीपत्ती आपका एक भूमि है, जलाशय की भूमि को एरीपत्ती कहते हैं, जलाशय भूमि। देखो शब्दावली रट लेना इतिहास की, जहां भी शब्दावली आपको मिलती है, कुछ तो मैं करवा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट, बाकी आप खुद रट लीजिएगा, शब्दावलियों से क्वेश्चन आते हैं। एरीपत्ती आपकी भूमि होती थी, ठीक है, जलाशय भूमि होती थी, और ये जो है गांव का जो जलाशय होता था उसके प्रबंधन के लिए यहां से राजस्व भी रखा जाता था। इससे टैक्स भी जो है वसूला जाता था, कर, ताकि गांव में जल प्रबंधन किया जा सके, गांव में चीजें उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो ग्राम जल प्रबंधन के लिए टैक्स लिया जाता था। एरीपत्ती। एरीपत्ती के बाद दूसरा शब्द है आपका जिसका नाम है घटिका। अगला टर्म से आपका घटिका। घटिका जो है आपका, ये शब्द प्रयोग किया जाता था कर्नाटक में। पल्लव के मंदिर जो होते थे वहां पर बहुत सारे विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, मंदिरों के पास, ध्यान से समझिएगा, मंदिरों के पास शैक्षणिक संस्थान होते थे। आज भी आप देखेंगे मंदिरों के पास शैक्षणिक संस्थान होते हैं, कई बार मंदिर ही संचालित करता है शैक्षणिक
मंदिर के पास आपके शैक्षणिक संस्थान होते थे, इन शैक्षणिक संस्थानों को ही क्या बोला करते थे, इसके लिए शब्द क्या यूज करते हैं, घटिका। इसी के लिए शब्द यूज किया जाता है घटिका। मंदिरों के पास शैक्षणिक संस्थान जो आपके होते थे, इन्हीं के लिए शब्द यूज किया जाता है घटिका। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, घटिका। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। और ये कब की बात है, पल्लव काल की। पल्लव वंश जब दक्षिण भारत में था, तो घटिका शब्द आपका संस्कृत महाविद्यालय होते थे, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान होते थे। ये शैक्षणिक संस्थान आपके संस्कृत महाविद्यालय के तौर पे होते थे, संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय के तौर पे आपके ये होते थे घटिका। क्लियर, स्पष्ट है सभी को। एक शब्द और है तनियूर। तनियूर एक शब्द और लिख लीजिए, लास्ट जान लीजिए इसको, तनियूर को। तनियूर आपका चोल साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित है। चोल साम्राज्य प्रशासन से संबंधित है। तनियूर आपका चोल साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, और ये आपके मतलब गांव में एक स्वशासित इकाई के तौर पे होते थे। और आपको पता है सबसे ऊपर सबसे नीचे ग्राम होता था, और कई ग्राम मिलकर एक नाडु का निर्माण करते थे। नाडु भी आपकी प्रशासनिक स्थानीय क्षेत्र पे आपकी होती थी। ठीक है, और जो है कई सारे ग्राम मिलकर के कुर्रम कहलाते थे। कुर्रम से तनि कुर्रम बड़े बड़े गांव गठित होते थे। तो जो बड़े बड़े गांव होते थे उन्हीं के लिए तनियूर शब्द प्रयोग किया गया है। ये क्या है, चोल साम्राज्य प्रशासन से संबंधित जो बड़े गांव होते थे, बड़े ग्राम होते थे, बड़े ग्राम के लिए शब्द क्या यूज किया गया, आपका तनियूर। बड़े गांव ग्राम के लिए क्या क्या शब्द यूज किया गया, तनियूर। तो तनियूर ध्यान रखिएगा, आपका घटिका, तनियूर, ठीक है, और एक है आपका एरीपति। ये तीन आपके शब्द यहां पर निकल के आते हैं, एत्तिपति, घटिका और तनियूर। तीनों क्लियर है सभी को, एरीपति, घटिका और तनियूर तीनों क्लियर है। एरीपति, घटिका और तनियूर, एरीपति, घटिका और तनियूर। ठीक है, बड़े बड़े गांव होते थे, उनके तौर पे आप इनको देख सकते हैं, जलाशय भूमि, घटिका, तनियूर। ये कुछ शब्दावली मैंने आपको भी बता दी, अभी काफी शब्दावली है, मैं सारी शब्दावली आपको लिखवा दूंगा अगले सेशन में ना। मैं आपकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां और लिखवाऊंगा। मैं शब्दावलियां इतनी करवा दूंगा कि एग्जाम हॉल पे ये शब्दावलियां आपकी आएंगी, उनसे पूछी जाएंगी, आपको आ जाएगा, मतलब वहां पे गलत करके नहीं आओगे। आप लोगों के लिए होमवर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग भी जो शब्दावलियां मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, जो आपको मिले घर पे, शब्दावलियां एक बार जरूर करनी है। अभी जल्द ही मैं आपको कुछ रिवीजन के टॉपिक बताने वाला हूं सभी को। ठीक है, पहले ये शब्दावली पढ़ लीजिए, अगले शब्दावली आगे बताता हूं। ठीक है,